और हेडलाइंस के बाद सबसे अहम खबर है महाराष्ट्र की सियासत से। जी हां, कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने ट्वीट करके शिवसेना क़यादत पर तंज किया है। निरुपम ने ट्वीट किया कि अगर शिवसेना द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करती है तो ये तारीखी फैसला होगा। निरुपम आगे अपने ट्वीट में लिखते हैं, क्योंकि पहले बाला साहब के हुक्म की अरकान पार्लिमान तामील करते थे, इस बार ऐसा हुआ है कि अरकान पार्लिमान ने हुक्म पार्टी को दिया है। ये शिवसेना की दाखिली जमहूरियत की इंतहा होगी। जराये के मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे एनडीए के सदारती उम्मीदवार की हिमायत कर सकते हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि अब सियासत गरमाएगी, संजय निरुपम ने अपने ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं निशाना साधा है। तौर पे ये एक मुद्दा मिल गया है जिसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संजय निरुपम पहले से शिवसेना पे और मनसे पे जो है लगातार आक्रामक भूमिका अपनी रखते रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर शिवसेना द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देती है तो ये पार्टी का ऐतिहासिक फैसला होगा। क्यों? क्योंकि पहले पार्टी में बाला साहब थे तो वो आदेश देते थे और सभी को उनको फॉलो करना होता था, लेकिन इस बार सांसदों ने आदेश दिया, पार्टी ने पालन किया। ये शिवसेना के अंदरूनी जनतंत्र की इंतहा होगी। दरअसल कल जो बैठक हुई थी उसमें सभी सांसदों ने एक मत से कहा कि द्रौपदी मुर्मू को हमें समर्थन देना चाहिए और कुछ लोगों ने ये भी राय दी यहाँ बैठक में कि एकनाथ शिंदे के साथ हमें जो है हाथ मिलाना चाहिए, तभी पार्टी का अस्तित्व बच सकता है। संजय राउत ने जो है इसकी खिलाफत की और ये कहा कि हमें यशवंत सिन्हा को जो है चलना चाहिए साथ में, क्योंकि हम महाविकास अघाड़ी में है। तो संजय राउत को छोड़कर बाकी सभी सांसद जो है वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कर रहे थे। अब इसका आधिकारिक फैसला जो है वो आज या कल में जो उद्धव ठाकरे लेंगे, लेकिन सूत्र हमारे यही बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना जो है समर्थन देगी। ये फैसला हो चुका है। आधिकारिक तौर पे जो है खाली निर्णय आना जो है मीडिया के सामने बाकी रह गया है। जी अमित, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, सीतापुर मामले में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की उबूरी जमानत में तौसी कर दी है। अगले अहकाम तक जुबैर की उबूरी जमानत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करेगी। इस केस की अगली समाअत 7 सितंबर को होगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि सीतापुर मामले में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की उबूरी जमानत में तौसी कर दी है। अगले अहकाम तक मोहम्मद जुबैर की उबूरी जमानत जारी रहेगी। दरअसल यूपी पुलिस 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करेगी। इस केस की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी। और वहीं एक और अहम खबर आपको दे दें, लखनऊ जेल में डॉक्टर वाईएस सचान की पुरस्कार मौत का मामला फिर गर्मा गया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बादिउल नजर में सचान की मौत को कत्ल और साजिश माना है। अदालत ने जेल के उस वक्त के जेलर बीएस मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह समेत दीगर एहलकारों को कसूरवार माना है। उन्हें अपना मौक़िफ़ रखने के लिए अदालत ने तलब किया है। अदालत ने डॉक्टर सचान की बेवा मालती सचान की अर्जी पर यह अहकाम जारी किया। ख्याल रहे कि 22 जून 2011 को डॉक्टर सचान की लखनऊ जेल में मौत हो गई थी। सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन के मद्देनजर 14 जुलाई को कांग्रेस ने एक अहम मीटिंग तलब की है। कांग्रेस बड़े मुजाहरे की तैयारियों में है। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने मुजाहरा किया था। वहीं 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर गौर खौस करने के लिए भी मीटिंग बुलाई गई है। जराये के मुताबिक तमाम एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ रियासतों के इंचार्जेस, पीसीसी सुदूर से कहा गया है कि वो 14 जुलाई को पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की मीटिंग में शिरकत करें। वाज़ेह है कि कांग्रेस 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के आइंदा इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए एक और अहम मीटिंग भी तलब करेगी।
और अब मुख्तलिफ रियासतों में बारिश ने क्या कुछ सूरत हाल पैदा कर दी है, उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, केरल हो, मुख्तलिफ रियासतों में बारिश ने तबाही बर्पा कर रखी है। ख़ास तौर पर जो नशीबी इलाके हैं, यानी जो निचले इलाके हैं, वो कहीं ना कहीं ज़ेर आब आ गए हैं। हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बारिश और इससे जुड़े कई वाक़यात में कई जानें जा चुकी हैं। दक्षिण कन्नडा में पानी की तेज़ लहरों की जद में आकर एक कार बह गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की मौत की खबर है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 13 अजला बारिश से मुतासर हैं। 1 जून से अब तक बारिश और इससे जुड़े वाक़यात में 65 अफराद की मौत की खबर है। गुजरात से भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जहां सैलाब की सूरत हाल अबतर ही नज़र आ रही है। कई अजला मूसलाधार बारिश से जलथल का मंजर पेश कर रहे हैं। वलसाड, नौसारी समेत दीगर अजला में सैलाबी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई यहाँ कर दी है। गुजरात में 60 से ज़्यादा अफराद की मौत बारिश और उससे जुड़े वाक़यात में हो चुकी है। उधर अगर आंध्रा और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी कई अजला बारिश से बेहाल ही नज़र आ रहे हैं। नदियाँ हैं कि ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई समेत कई अजला में भारी बारिश हो रही है। कई अजला में रेड या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये रहे बारिश के मुख्तलिफ हालात। दो 2004 में ऐसी आई थी रेल, तभी भी सबको बहुत परेशानी हुई थी। सब एपीएमसी मार्केट में भी पानी आ गया था। मेरी शॉप है, उधर भी नीचे पानी आ गया था और सभी को बहुत परेशानी है। हम तो ऐसे बोलते हैं कि अभी ये पानी रुक जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत परेशानी है। हम तो रह सकते हैं, लेकिन नवसारी के सभी एरिया में बहुत पानी है, तो उसको बहुत तकलीफ हुई है। अभी तो दिक्कत तो बहुत हो रही है। इसमें क्या है, 6 के 6.5 इंच बारिश है। और वो फ्लैट है ना, फ्लैट में पार्किंग है, 4-5 गाड़ियों है। उसमें क्या है, पूरी तर रही है मछली जैसे। लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो बहुत है। वो अभी म्यूनसिपाल्टी वाले आके गए, अभी खाली देख के चले गए। अभी गाड़ी चल ऑफिस जाते हो, दिन भर के काम के लिए अभी हमारे को काम पे जाना था, अभी वो भी बंद है। अभी जोधपुर हमको जाना, वो भी वहाँ पे पानी भरा हुआ है। जो प्रशासन से जो प्रक्रिया है उसकी तरफ से वो जो मामलेदार कलेक्टर और सब लोग आके जो यहाँ के जो एकदम जो असरग्रस्त विस्तार है उधर के सब जो पब्लिक लोग है उसको सबको निकाल के सही जगह भेज दिया है। उसके हिसाब से अच्छी तरह से की इन लोगों की प्रक्रिया है। ये जो पानी मतलब ये जो आया, पूर बाढ़ आई है, कितनी साल बाद देखने को मिली है? क्या ये 2004 में ऐसा आया था और उसके बाद ये अभी आया है। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। गुजरात के भरूच से ये बड़ी खबर है, जहां कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, सड़कों पर पानी भरा है। यहां तक कि एसडीआरएफ की टीमें तलब कर ली गई हैं। तो गुजरात के भरूच से ये बड़ी खबर है, जहां कई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से हाल बेहाल नजर आ रहा है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। तो गुजरात के भरूच से ये बड़ी खबर आपको दे दें। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं शदीद बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब। जो आम लोग हैं उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है, कुछ लोगों को किया भी जा रहा है। राहत और बचाव का काम भी जारी है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे हितेश का। हितेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? महकमा मौसमियात ने क्या कुछ आगे के लिए कहा है? जी हाँ, कल से ही बारिश कंटिन्यू स्टार्ट है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में
जहाँ भी देखो वहाँ पे एक पानी भरा हुआ है। वैसे भी नर्मदा नदी का जलस्तर कल रात से ही बढ़ गया था, लेकिन आज वो स्थिर हुआ है और गवर्नमेंट की ओर से एनडीआरएफ की जी। 2 टीमें और उसके अंदर अवॉइड की गई है, जिसके अंदर 40 बंदे हैं। जी ना हितेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले से ही एडवाइजरी भी जारी की गई थी, लोगों से कहा गया था कि वो पहले ही जो महफूज मुकाम है वहाँ पर चले जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर आपको दिखाई दी? जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से पूरी तरह से तैयारी की गई है, लेकिन अभी तक जो नीचे क्योंकि आज ऐसा सुनने को मिला है, अभी आपको बता दूं कि जम्बूसर में स्कूल भी गिर गई है, लेकिन अच्छा है कि स्कूलों में छुट्टियां दी गई थी, इसी वजह से कोई किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। लेकिन पूरी तरह से वहीवटी तंत्र ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो पहुंचने के लिए पूरी तरह सक्षम अभी है। जी ना हितेश, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे? हाँ, गवर्नमेंट की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और पूरे जो भरूच डिस्ट्रिक्ट के 5 तालुके हैं उसके अंदर भी पूरी तरह से टीमें अलर्ट मोड पे रखी गई है। अगर कुछ भी ज्यादा बारिश या बाढ़ की हो सके तो पूरी टीम अलर्ट रहेगी। जी हितेश, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें, हमारे साथी बता रहे थे कि किस तरह से गुजरात के भरूच में मूसलाधार बारिश हो रही है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states. इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर आपको दे दें। अब्दुल्ला आजम के हवाले से फर्जी दस्तावेजात मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इसकी तफसीलात फराहम कर रहे हैं। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि जो 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उसमें डेटा सही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि आखिर 2 जन्म प्रमाण पत्र में डेटा सही कैसे हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से यह कहा गया कि जो फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर केस दर्ज किया गया है अब्दुल्ला आजम खां पर, उस केस को लेकर भी कहीं ना कहीं जो फिलहाल पासपोर्ट ऑफिसर हैं उस
सर्टिफिकेट को उन्होंने सही माना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की दलील पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि जो दोनों हलफनामा आपकी तरफ से दाखिल किया गया है, यानी कि जो दोनों जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो आपकी तरफ से दाखिल किया गया है। कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से चार्जशीट की कॉपी मांगी। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि उनके पास अभी चार्जशीट की कॉपी नहीं है, लेकिन उन्हें फिलहाल समय दिया जाए ताकि वो कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी दाखिल कर सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को इस पूरे प्रकरण को लेकर चार्जशीट की जो कॉपी है उसको दाखिल करने का समय दिया है। सोमवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ यूपी सरकार की तरफ से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कराने के मामले पर केस रजिस्टर हुआ है, जिसको लेकर फिलहाल आजम खान की तरफ से यहां पर एक अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, उस पूरे फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखना बेरहम होगा जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब एक बेहद अहम खबर आपको आंध्र प्रदेश से दे दें, जहां पर बारिश की सूरत हाल पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सीएम जगन मोहन रेड्डी की जायजा मीटिंग चल रही है। बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का यहां जायजा लिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम तमाम मुतासरा इलाकों के कलेक्टर्स के साथ यहां तबादला ख्याल कर रहे हैं। आपको बताएं कि लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में भी बारिश की सूरत हाल अबतर ही है। साहिली आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पर तमाम जो बड़ी नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। खड़ी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। माहीगीरों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना है। इन्हीं तमाम हालात का जायजा लेने के लिए सीएम जगन मोहन रेड्डी की जायजा मीटिंग जो है वो इस वक्त मुनक्किद की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुतासरा इलाकों के तमाम कलेक्टर्स के साथ सीएम इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि सीएम जगन मोहन रेड्डी आज खुद कुछ इलाकों का जायजा लेने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमाम कलेक्टर्स के साथ सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ विजयवाड़ा से मौजूद हैं हमारे साथी मोहम्मद इसाक। हम ये बात कर ही रहे थे कि सीएम खुद लगातार हर मामले पर नजर रखे हुए हैं। अभी क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास उनकी अहम मीटिंग के ताल्लुक से? हाँ, ये ना जो रिजर्वायर से पानी भरने का और जो फ्लड सिचुएशन पे पूरी तरह से सभी कलेक्टर्स के और एसपीज के साथ जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने रिव्यू कर रहे हैं। अभी चल रहा है रिव्यू के बाद जो है ना सिचुएशन पूरी डिसीजन लिया जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ कॉम्पनसेशन दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। मगर फिलवक्त पहले से ही आज सुबह में से ही सीएमओ की तरफ से हिदायत दी गई कि डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ एफडीआरएफ सभी टीमों को तैनात कर दिया गया और रिहेबिलिटेशन वर्क जो है ना मुतासिर इलाकों में से वहाँ से जो लोग पानी के चपेट में आ गए उन सभी को निकाला गया। वही दूसरी तरफ एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ के टीम्स को जहां से अब मंगलगिरी से कुछ और टीमों को जो है ना गोदावरी और विशाखापट्टनम और दीगर इलाकों में जो कोस्टल बेल्ट है वहां पे भेजा जा रहा है। आज शाम तक वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है ना राजमंड्री का जो वाटर फ्लो लगातार बढ़ रहा है तो इस वजह से जो है ना कोनासीमा और अल्लूर सीतारामराजू और दीगर जो राजमंड्री ईस्ट वेस्ट गोदावरी के और काकीनाडा के जो है वहाँ पूरी तरह से जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पूरी खाली करने के लिए कहा गया है। तो अब थर्ड डेंजर सिचुएशन जो फ्लैग है वो दे दिया गया है राजमंड्री के हिसाब से। तो अभी जो है ना सिचुएशन जो है ना फ्लड की सिचुएशन एक तरफ जहाँ राजमंड्री गोदावरी फ्लड सिचुएशन बढ़ रहे हैं और वही दूसरी तरफ है यहाँ प्रकाशम बैरेज विजयवाड़ा के यहाँ से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये दो जो है ना कोस्टल बेल्ट के लिए जो जिन इलाकों में जहाँ गांव है वहाँ पे पूरी तरह से पानी में अंदेशा आने का है। तो इस वजह से जो है ना जहाँ जहाँ पे अभी पानी आ चुका है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एसपीज को पूरे पावर्स दिए जा रहे हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं। जी बिल्कुल इसाक, और जिस तरह से आपने बताया कि जो खतरे के निशान की जो थर्ड एडवाइजरी है वो भी अब कुछ इलाकों के लिए जारी कर दी गई है।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र कुछ ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। विजयवाड़ा और गुंटूर और राजमंड्री के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन चल रहे थे तो उसको रोक दिया गया। वही दूसरे काकीनाडा और विशाखापट्टनम के जो पैसेंजर ट्रेन है उन्हें भी रोक दिया गया। अब जो राजमंड्री के ऊपर से जो भी ट्रेन विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम या भुवनेश्वर तक जाने ट्रेन से पूरी राजमंड्री के ऊपर से जाना तो अब जो है ना राजमंड्री के पास इतना पानी आ गया है कि वो डेंजर सिचुएशन में है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से या तो रोक दिया जाएगा या जो है ना काजीपेट व या बल्लारशाह डाइवर्ट किया जाएगा। जी मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मंत्री जी के द्वारा उस समय में दिया जा रहा है जब विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले की शुरुआत अगले 2-3 दिनों में होने जा रही है, जिसके आधार पर लाखों श्रद्धालु इस हवाई अड्डे के आधार पे भी उस मेले में अपना उपस्थिति दर्ज कर पाए। यह केवल एक मामूली बुनियादी ढांचा नहीं है। इस एयरपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी समकालिक सोच विचारधारा जुड़ी हुई है। और पुराना जमाना होता था जहां केवल आर्थिक महत्वपूर्ण शहरों के में हवाई अड्डा स्थापित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस परिभाषा को बदल दी। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस परिभाषा को एक कदम आगे बढ़ाकर केवल आर्थिक सोच विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त धार्मिक और आस्था के स्थलों के साथ भी अधोसंरचना और आर्थिक प्रगति को जोड़ने का एक प्रयास किया है। और पिछले 1-1.5 सालों में चाहे कुशीनगर में जो बौद्ध सर्किट का केंद्र हो, वहां एक एयरपोर्ट जो स्थापित किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और अब देवघर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भाई और बहनों, ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी एक धर्म संस्कृति के साथ एक जुड़े हुए एक जनसेवक की सोच और विचारधारा हो सके, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है भारत के प्रति। सोच और विचारधारा है अध्यात्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है धर्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है संस्कृति को प्रगति के साथ जोड़ने का, और अध्यात्म धर्म और संस्कृति के संगम के साथ साथ क्षमता की एक महाशक्ति के रूप में भारत को परिवर्तित करने का एक संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मेरे भाई और बहनों, भारत के विगत गौरव को, भारत के वर्तमान के गौरव को बनाना और आस्था के गौरव में परिवर्तित करना, यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। अगर देवघर की हम बात करें तो हर दिशा में धर्म और आस्था से परिपूर्ण है, और हमारा संकल्प है कि रांची के बाद झारखंड का यह दूसरा प्रवेश द्वार देवघर जरूर बनेगा। 401 करोड़ रुपए की यह योजना है, 654 एकड़ में यह एयरपोर्ट स्थापित है, और आसपास के कई जिलों, चाहे दुमका हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, गिरदिया हो, धनबाद हो, हजीराबाद हो, करीब। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का झारखंड का बेहद अहम दौरा, जहां उन्होंने पवित्र नगरी देवघर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया खिताब करते हुए लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तफसीलात हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल नजर डालेंगे क्रिप्टो की समझ पर।